की भाषा में देखते हैं सिंपल सा, बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका उद्देश्य निरंतर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से मानवीय इच्छाओं की पूर्ति करके लाभ कमाना होता है। आप बिजनेस क्यों करते हैं? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। आप जॉब की तैयारी क्यों कर रहे हैं? आप जॉब करेंगे, सैलरी मिलेगा, सैलरी 25,000, 30,000, 50,000, मतलब जिस कैटेगरी का आप जॉब करेंगे उस कैटेगरी का आपको सैलरी मिलेगा। कुछ ऐसे भी इसमें मौजूद है आप सब में कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ वर्क भी कर रहे हैं। तो वो वर्क क्यों कर रहे हैं आप? आपकी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। आपका इच्छा क्या है कि हम जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में, तो पढ़ाई जो कर रहे हैं हम पैसा कमाएंगे आगे चल के, उस पैसा से आप क्या काम करेंगे? अपनी फैमिली मेंटेनेंस करेंगे, अपनी इच्छाएं जो आपका शौक है, स्टाइल है, उसको पूरा करना है ना। नए नए जैकेट खरीदना है, नए नए शूज खरीदना है ना, कहीं कोई फंक्शन में जाना है, फंक्शन अटेंड करना है, तो उसके लिए आपको रुपए की आवश्यकता होती है। तो आप इस चीज के लिए क्या करते हैं कि रुपए कमाना चाहते हैं। चाहे कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं, उस काम से नहीं होता है तो सोचते हैं कि इससे थोड़ा बड़ा काम करें जो हमको थोड़ा ज्यादा रुपया मिलेगा। यदि कोई छोटा बिजनेस आप कर रहे हैं, उससे आपका सारा एक्टिविटी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप सोचते क्या है कि थोड़ा इससे और बड़ा जॉब करेंगे या थोड़ा और बड़ा बिजनेस करेंगे, बिजनेस को थोड़ा और ग्रो करेंगे तो हमारे पास और रुपया आएगा। जो हमारा कमी होता है उसको हम पूरा कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, रुपया कमाते हैं, तो बस इसके लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, मानवीय इच्छा। अब किसी का इच्छा है कार खरीदना है, किसी का इच्छा, जिसके पास साइकिल है उसका इच्छा हम बाइक खरीदेंगे, जिसके पास बाइक है वो सोचते हैं हम कार खरीदेंगे, जिसके पास कार है वो स्कॉर्पियो खरीदते हैं, जिसके पास स्कॉर्पियो वो फॉर्च्यूनर खरीदते हैं। मतलब तरह तरह के अपनी, मतलब जितना भी आपके पास अवेलेबल है उससे इच्छा हमेशा ज्यादा रहता है कि हमको और चाहिए। अभी अंबानी है, बिल गेट्स है और ही वैसे बहुत ऐसे करोड़पति सब हैं जो विश्व में पहले स्थान पर आते हैं, फिर भी वो काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको इच्छा है कि हमें और कमाना है, क्योंकि यदि कमाना छोड़ भी देंगे फिर भी कई पुस्तक पढ़ेगा, सारा खानदान बैठ कर खाएगा खाना, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि हम और कमाएंगे और कमाएंगे, और एक नया नया प्लान लेके आते हैं और एक नया नया बिजनेस लेके आते हैं। उतना बिजनेस चल रहा है फिर भी सोचते हैं, माइंड लगाते हैं कि कुछ नया बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए। ऐसा नहीं कि रिलायंस कंपनी का एक बिजनेस चल रहा है, 5 बिजनेस चल रहा है तो वो कुछ बैठे सोच नहीं रहे होंगे, वो और भी प्लान करते हैं कि हम और क्या बिजनेस करें और बिजनेस को कैसे ग्रो करें। इसके लिए बिजनेस किया जाता है। तो बिजनेस होता क्या है? तो हम कल बताए थे कि जब से मानवीय सभ्यता का आरंभ हुआ तो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ वस्तु की आवश्यकता होती थी। जो किसान है वो सब्जी अनाज उगाने का काम करते थे, जो कारीगर है, बढ़ई है, तो वो पलंग कोच ये सब मतलब बनाने का काम करते थे, बिस्तर बनाने का काम करते थे, और भी कुछ बनाने का काम करते थे। जो लोहार है वो हंसिया कुदाल और सब बनाने का काम करते थे। तो किसान को जरूरत हुआ किसका? हंसिया और कुदाल का। तो वो क्या किए? जो लोहार है उसको बनाए और वो किसान के हाथे बेचे। तो उसमें क्या हुआ? लोहार भी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कि हमें इच्छा है रुपया कमाना, वो रुपया है किसके पास? किसान के पास। कला किसके पास है? लोहार के पास है। तो अपनी कला से प्रदर्शन करके कुछ एक औजार तैयार कर दिए और उस औजार को किसान को देकर वहां से वो रुपया प्राप्त कर लिए। तो क्या हुआ? यहां पर यहीं से स्टार्ट होता है व्यवसाय, व्यापार, यहीं से व्यवसाय स्टार्ट होता है। तो इसी तरह से अपने गांव मोहल्ले में पहले ऐसा काम होने लगा। जो काम हमारे यहाँ हो रहा है कहीं और नहीं हो रहा है और उस सामान की आवश्यकता कहीं और है, किसी दूसरे स्टेट में है, किसी दूसरे गांव मोहल्ले में है, तो वो गांव मोहल्ले के व्यक्ति हमसे वो सामान खरीद कर ले जाते हैं। तो क्या हुआ? उनको हम फ्री में देंगे? नहीं, हम हमारा जो कला है, जो हमारा मेहनत लगा है, जो हमारा सामान लगा है, इसमें वस्तु लगा है, उसका खर्च हम लेते हैं। तो वहां से स्टार्ट हो गया व्यवसाय, व्यापार। तो हम मानवीय जीवन को,
मानवीय जीवन में इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, रुपया कमाने के लिए जो भी एक्टिविटी करते हैं वो व्यवसाय कहलाता है, व्यापार कहलाता है। यही है कि बिजनेस का सीधा साधा छोटा सा परिभाषा। अब बिजनेस हम लोग करते क्यों ही तो देख लिए। अब बिजनेस को चलाने के लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला नंबर, बिजनेस को चलाने के लिए आपको अकाउंटिंग की आवश्यकता होती है। आप देखते होंगे पुराने बिजनेस में या पुराने मूवी में दिखाया गया है कि बिजनेस को चलाने के लिए मुनीम जी होते थे ना, चश्मा वाले और छाता वाले। उसके बाद वो हट गए तो आ गए मुंशी जी आ गए। जैसे जैसे विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे वैसे लैंग्वेज भी चेंज हो रहा है, काम वही हो रहा है। पहले मुनीम जी कहा जाता था, उसके बाद मुंशी जी कहने लगे। अब वही डेवलपमेंट हो गया, सारा काम कंप्यूटर पे होने लगा तो कहने लगा अकाउंटेंट। काम वही हो रहा है। आप कहीं किसी फैक्ट्री में जाते हैं, देखते हैं बड़े बड़े फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ देखते हैं कि सारा काम कंप्यूटर से किया जा रहा है, उसका सारा मेंटेनेंस कंप्यूटर से किया जा रहा है, तो वो अकाउंटेंट के द्वारा किया जा रहा होता है। अब बिजनेस को चलाते कौन है? तो बिजनेस चलाने के लिए दो तरह के व्यक्ति होते हैं। दो तरह के व्यक्ति क्या होते हैं? सबसे पहला एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड और दूसरा होता है ऑनर। पहला सेल्फ एम्प्लॉयड और दूसरा ऑनर। सेल्फ एम्प्लॉयड किसे कहेंगे और ऑनर किसे कहेंगे? तो ऑनर हो गया मालिकाना, मालिक हो गया उस बिजनेस का। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड में मालिक के साथ साथ उसका स्टाफ भी खुद है। वो जैसे आप कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किए और उस बिजनेस में स्टाफ को न रख करके उस स्थान पर अपने आप को हायर कर लिए कि इस काम को हमें खुद करना है, तो आप उस बिजनेस के स्टार्ट करने वाले एक ऑनर भी हैं और आप उसका एक एम्प्लॉय भी है और वो बिजनेस आपके ही द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो उसे कहेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड। अपने ही बिजनेस में अपने ही काम कर रहे हैं। चाहे कोई भी दुकान हो, दवा का दुकान हो, किराना दुकान हो, कपड़ा का दुकान हो, जिसमें आप खुद मालिक हैं और खुद काम भी कर रहे हैं, उसमें कोई स्टाफ नहीं रखे हैं, तो वो हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड। और ऑनर जो बिजनेस का मालिक होता है, जो बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, यदि वो दुकान में या बिजनेस में मौजूद हमेशा न रहे फिर भी वो बिजनेस चलता रहेगा, स्टाफ जो रखे हैं वो चलाता रहेगा। तो ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस के लिए। बिजनेस में ऑनर क्या करते हैं? महीने में एक बार, साल में एक बार, 6 महीना में, 2 महीना में, 4 महीना में आके एक बार हिसाब लेते हैं या उसका कामकाज को देखते हैं कि कैसा प्रोग्रेस कर रहा है। कहीं कोई दिक्कत है, कुछ खामियां है तो स्टाफ को बताने का काम करते हैं, मैनेजर को बताते हैं कि ये करना है, वो करना है, इसको इस तरह से ग्रो करना होगा तो बिजनेस आगे चल के ग्रो करेगा। जैसे बड़े बड़े फैक्ट्री में देखते हैं कि मालिक 2-2, 3-3 महीना तक फैक्ट्री में नहीं जाते हैं, कभी नहीं। वहाँ पर जो मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, वो सब काम करते रहते हैं, काम करवाते रहते हैं। वहाँ पर जो एम्प्लॉय है, स्टाफ है, उसको सैलरी भी देते हैं, वही सारा मेंटेन वही करते हैं। मालिक महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में एक बार जाते हैं देखने के लिए सिर्फ। तो ऑनर और सेल्फ एम्प्लॉयड देख लिए। एक होता है सैलरीड पर्सन। जैसे कोई लोन के लिए कोई फॉर्म फिलअप करते होंगे तो उससे पूछता है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरी पर्सन है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड आप देख लिए कि जो आप खुद काम कर रहे हैं। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, जो दुकान में लगा करके वो प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, फील्डिंग का वर्क कर रहे हैं, मार्केटिंग वर्क कर रहे हैं, ये भी सेल्फ एम्प्लॉयड में आता है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग, LIC का एजेंट अदर वगैरह, ये सब भी सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं क्योंकि उनको कमीशन मिलता है। सिर्फ वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपको LIC का एक अकाउंट ओपन कराना है, जो एजेंट है आपके अकाउंट ओपन करवा लिया बैंक में, उनको क्या हुआ, कमीशन मिल गया। कमीशन के बजाय में आपको वो सर्विस प्रोवाइड कराए, कोई सामान नहीं दिए हैं। तो इस तरह के व्यक्ति होते हैं।
अब चल रहे थे हम लोग सैलरीड पर्सन पर। जब आप कोई जॉब करते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से, तो आपको सैलरी मिलता है, सैलरी दिया जाता है। तो जब सैलरी मिलता है तो आप उस बिजनेस के ऑनर नहीं हैं और ना ही सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। आप सिर्फ सैलरीड पर्सन है जो आपको 10 से 5 तक ड्यूटी करना है एवरीडे 8 आवर्स। प्रत्येक दिन 8 घंटा या 12 घंटा आपको ड्यूटी करना है। बस आपको सैलरी से मतलब है। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जो भी आपका सैलरी फिक्स है, आप जिस लेवल के हैं उस लेवल का आपको सैलरी मिलता है। आपको सिर्फ सैलरी से मतलब है। बिजनेस लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए, उससे आपको कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं। तो ये हो गया जो बिजनेस चलाने के लिए 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयड और दूसरा ऑनर। उसमें इन्वॉल्व स्टाफ जो है सैलरीड पर्सन कहलाते हैं। आप अपने आप को सैलरी पर्सन कहेंगे, ना ही सेल्फ एम्प्लॉय कहेंगे और ना ही ऑनर कहेंगे। तो ये चीज देख लिया आप। अब ये अकाउंटिंग जो होता है, अकाउंटिंग होता क्या है? बिजनेस को चलाने के लिए हमें अकाउंटिंग करना होता है। अकाउंटिंग क्यों करेंगे? अकाउंटिंग होता क्या है आखिर? तो अकाउंटिंग करने समय क्या क्या पता चलेगा बिजनेस में, तो आइए देखते हैं। कहता है द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स हैज डिफरेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, कैलकुलेटिंग एंड समराइजिंग इज ए सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money transaction and events which is parts at least of a financial character and interpreting the result thereof। इसका कहने का मतलब क्या होता है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट के अनुसार, अमेरिकन इंस्टीट्यूट के अनुसार जो अकाउंटिंग है वह कहता है कि द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आर्ट मतलब कला होता है, एक्टिविटी के लिए होता है। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग जो हमारे बिजनेस में एक्टिविटी होता है, उस हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। अब रिकॉर्ड करने का मतलब, अभी आप लोग जानते होंगे कि माइक्रोफोन के सामने कुछ बोलते हैं तो कहते हैं कि रिकॉर्ड हो रहा है। मोबाइल फोन में कुछ बात कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग ऑन करके कहते हैं रिकॉर्ड हो रहा है। तो उसमें क्या होता है? हमारा साउंड रिकॉर्ड होता है। आप पिक्चर क्लिक करते हैं, पिक्चर खींचते हैं, तो पिक्चर भी आपका मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता है, चाहे वीडियो हो या फिर जेपीजी पिक्चर हो, तो वहां पर रिकॉर्ड होता है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर कहता है कि द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, हम जो बिजनेस में जितना भी एक्टिविटी करते हैं उसे लिखते हैं पेन पेपर के माध्यम से, उसको लिख करके रखते हैं फ्यूचर उपयोग के लिए, भविष्य उपयोग के लिए। आप रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं? मोबाइल में किसी से कभी बात करते हैं ना, तो उसका सबूत रख लेते हैं ना कि बात कर रहे हैं, कभी कुछ होगा तो इस सबूत को बताएंगे हम, इसके लिए रिकॉर्डिंग कर लेते हैं ना। कहीं ब्लैकमेल करेंगे इस रिकॉर्डिंग से, इसके लिए रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो फ्यूचर यूज के लिए आप रिकॉर्डिंग करते हैं। ये नहीं कि रिकॉर्डिंग बात किए और फिर तुरंत सुनते हैं कि रिकॉर्डिंग में क्या क्या बात की है, क्योंकि आपको जो बात किया था खुद याद है क्या क्या बात की है। तो रिकॉर्डिंग आप क्या करते हैं? फ्यूचर यूज के लिए करके रखते हैं, जो कभी कुछ ऐसा घटना घटेगा तो रिकॉर्डिंग से आगे दिखा जाएगा। तो इसी प्रकार से बिजनेस को चलाने के लिए हमें रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, जो हमें मैनुअली लिखना पड़ता था। अमेरिकन इंस्टीट्यूट के अनुसार ये कह रहा है, हम जो भी काम उसमें करते हैं और लिखते हैं, वो लिखना ही रिकॉर्डिंग कहलाता है। इसका कहता है कैलकुलेटिंग, उसका गणना करना। हम जो लिखे हैं उसको लिख करके गणना करते हैं, हिसाब जोड़ते हैं, जो घटा गुना भाग जो भी करना होता है, परसेंटेज सब काम करते हैं। एंड समराइजिंग, उसका सारांश निकालते हैं एक छोटे से लाइन में, एक छोटे से सेंटेंस में, एक छोटे डिजिट में, कि हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इस चीज को निकालते हैं। लॉस हो रहा है तो कहाँ लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। हम किस प्रोडक्ट को अधिक से अधिक बेचे जो हमको प्रॉफिट होगा, और किस प्रोडक्ट में हमें नुकसान लग रहा है, उस प्रोडक्ट को बेचना आज से हम बंद करेंगे, जो नुकसान मेरा बंद हो जाएगा।
जैसे बिजनेस में होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसको आप बेचते हो तो खूब प्रॉफिट होता है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट आप ला के रखे हुए हैं जिसका डिमांड मार्केट में है ही नहीं, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट रखा हुआ है, उस प्रोडक्ट आप किसी भी रेट में बेच करके निकालना चाहते हैं, तो क्या हो रहा है, उसमें नुकसान हो रहा है। तो आपको ये पता कहाँ से लगेगा, तो आप जब रिकॉर्ड किए रहेंगे, लिखे रहेंगे तो पता चलेगा, कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा, समराइज करेंगे तो पता चलेगा हमें। तो इस प्रकार से कैलकुलेटिंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, इज ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसका भी एक टर्म होता है अकाउंटिंग करने के लिए। जो आप अकाउंटिंग कर लिए, उसका समराइजिंग कर लिए, तो समराइजिंग करने का है कि आप डेली निकाल सकते हैं हिसाब, वीकली निकाल सकते हैं, मंथली निकाल सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, एनुअल ले सकते हैं। तो जिस प्रकार से आपको इसका रिपोर्ट निकालना है, कैलकुलेटिंग करना है, समराइज करना है, आप उस हिसाब से इसका टर्म बांटा जाता है। वैसे आप लोग कैलेंडर देखते हैं कि 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को लास्ट होता है। ये अंग्रेज का कैलेंडर था। बिजनेस का कैलेंडर होता है, फाइनेंशियल कैलेंडर, वो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को लास्ट होता है। हमेशा बिजनेस के लिए नया साल होता है 1 अप्रैल, अंग्रेज के लिए नया साल होता था 1 जनवरी, सनातन धर्म के लिए नया साल होली होता है, उस दिन से नया साल आरंभ होता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से बिजनेस में भी टर्म्स होता है, हम कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे, किस टर्म से कैलकुलेशन करेंगे। तो टर्म हो गया, आप एनुअल ले सकते हैं, वीकली ले सकते हैं, डेली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं। तो जिस प्रकार से आप हिसाब निकालना चाहेंगे उस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अकाउंटिंग करने से क्या क्या प्रॉफिट होगा ये देख लिए। आगे देखते हैं ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, लेन देन और घटना। लेन देन और घटना, जो हम सामान लेन देन करते हैं वो ट्रांजैक्शन हो गया। उसी बिजनेस में कुछ घटनाएं भी घटती हैं। तो घटना क्या घटता है, जैसे हम कोई सामान खरीदे बिजनेस यूज के लिए, मान लीजिए एक थर्मस मंगाए पानी रखने के लिए, तो क्या हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया। हम बाइक मंगाए या पिकअप मंगाए या कोई ट्रक मंगाए बिजनेस में सामान को कैरियर करने के लिए, ढोने के लिए, तो वो क्या हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन इसी जगह पर मैं निकला गाड़ी लेके ना, उस सड़क पे एक मोड़ आया और वहीं पे जाके हड्डी तोड़ आया। यदि आप उस स्थान पे गिर गए कहीं पर जाकर के, तो वो क्या है, ट्रांजैक्शन है या इवेंट है? क्या होगा, क्या होगा, ट्रांजैक्शन है या इवेंट है? अभी इसमें कोई डिसाइड नहीं कर सकते हैं। डिसाइड तब करेंगे आप किस काम से जा रहे थे। आप बिजनेस पर्पस से जा रहे थे या बिजनेस के बाहर के पर्पस से जा रहे थे। तो यहां पर इवेंट भी आएगा और ट्रांजैक्शन भी आएगा। तो इस चीज को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसमें सिस्टम में, अकाउंटिंग में कैसे डालेंगे, इस सब जो है हम लिखेंगे आगे। इस सब को कैसे डालना है, इस सब हम लोग कॉन्सेप्ट को देखेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट किस शब्द को कहाँ लिखने के लिए कह रहा है। अब इवेंट कैसे समझेंगे कि इवेंट है, कैसे समझेंगे कि ट्रांजैक्शन है। तो उसको लिखने के लिए हमें कॉन्सेप्ट आगे देखना होगा। इसी में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि किस कॉन्सेप्ट से हम लोग देखेंगे इसे, क्योंकि बिजनेस में ऐसे अचानक घटनाएं बहुत सारे होते रहते हैं। अभी देख रहे हैं कि कोई गाड़ी ट्रक पे कुछ बालू लेके आ रहा है, गिट्टी लेके आ रहा है, जाकर धक्का मार दिया। तो ट्रांजैक्शन भी आएंगे और इवेंट भी आएंगे, लेकिन किस स्थिति में ट्रांजैक्शन होगा और किस स्थिति में इवेंट होगा, वो तब जाकर के हमें वहां से क्या होगा,
प्रॉफिट लॉस निकलेगा, वहां से हमें कैपिटल निकलेगा कि कितना में पूंजी लग चुका है इसमें। आइए देखते थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी में। इवेंट विच ए पार्ट्स ऑफ लिस्ट एट लिस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर। अब जब कोई इवेंट होता है, कोई घटना घटता है, तो हम फाइनेंशियल लॉस होता है ना। आप गिर गए, हड्डी टूट गया, अस्पताल में भर्ती हो गए, नर्स आई, इंजेक्शन दी ना, पैसा लेके चली गई, तो वो क्या हुआ, यहां पर फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और इस सभी का कैलकुलेटिंग करने के बाद हम एक फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो ये था बिजनेस का अकाउंटिंग करने के लिए। अभी तक आप पढ़ते हैं क्या अकाउंटिंग किया कभी? अभी तक आप पढ़ाई करते हैं कभी अकाउंटिंग किया है? सब किए अकाउंटिंग। आप अपने पढ़ाई जो किए, आप जो मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आया? आप 10th में पास किए तो आप जो है सो रिजल्ट देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया, वो आपके पढ़ाई का अकाउंटिंग है। जो भी नंबर आपको मिला वो आप अकाउंटिंग किए। एक ही बार देखते हैं क्या है कि अभी सिर्फ 10th में एग्जाम होता है, इससे पहले जो भी एग्जाम होता है आसपास होता है, मतलब सीधे पास करते चले गए, फेल है तो भी पास कर गए, और पास है तो पास तो है ही। तो क्या करते हैं, वहां पर रिजल्ट आपको हर साल नहीं मिलता है, हर साल के रिजल्ट का कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ एक क्लास से दूसरे क्लास में, यानी कि स्कूल तो वही रहेगा, इस रूम से उठ के उस रूम में जाके बैठना है। जब हम लोग क्लास पढ़ते थे तो 8 क्लास तक स्कूल में बोरा लेके जाते थे बैठने के लिए, सोचते थे कि कब उस बेंच पर जाके बैठेंगे ना, मतलब सोचते थे कि बेंच पर कब बैठेंगे। हम लोग सोचते थे कि आज मान लीजिए इस एक रो में 5 रूम है, पहला इधर तीसरा क्लास गया, चौथा है, 5वां है, 6ठा 8वां 9वां 10 तरह सब है, तो अगर इस रूम में बैठे सोचते थे कि उस रूम में जाकर कब बैठेंगे। जब वहां चले गए, उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो सोचते थे कि इसमें जाके कब बैठेंगे हम ना। तो ये क्या है कि यहाँ पर जब हम पढ़ाई करते हैं उसका भी अकाउंटिंग होता है हर साल, लेकिन उस अकाउंटिंग का कोई वैल्यू नहीं देते हैं, सिर्फ 10th एग्जाम में जाकर के वैल्यू देते हैं कि अब तो हमें पास करना है, अब तो रिजल्ट हमें लाना है। यदि वही हर साल ऐसा होता रहता पढ़ाई में, तो आज हर स्टूडेंट 400 प्लस नंबर लाते, हर स्टूडेंट। अभी जब आप 10th या 12th में क्लास में टेस्ट देते हैं, जो कोचिंग पढ़ते हैं, तो आपको 50 नंबर, 100 का है तो 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर, आप 80, 90, 95, 100 में 100 को भी ले आते हैं, सब ले आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको उसके प्रति चेष्टा है, उस रिजल्ट को पाना है आपको, आप मेहनत कर रहे हैं। लेकिन यही 10, 8 क्लास में, 9 क्लास में ऐसा कोई रूल्स है? अगर वहां भी ऐसा रूल्स रहता तो वहां भी 400 प्लस नंबर आता, क्योंकि 500 नंबर का एग्जाम तो हर क्लास में होता है ना। तो फिर 10th में ही 400 प्लस क्यों आ रहा है, 9th में क्यों नहीं आ रहा है 400 प्लस? तो ये भी पढ़ाई के प्रति रिजल्ट जो प्राप्त करते हैं हम लोग, वो हमारे लिए अकाउंटिंग है। यदि मान लीजिए 10th में एग्जाम दिए, इस बार फेल कर गए या 3rd डिवीजन आया, कुछ नंबर कम आया, तो क्या करते हैं आप उसको देख करके आगे और मेहनत करना चाहते हैं, जो हम इस बार फेल करके आगे पास करेंगे या कोई डिवीजन अच्छा लाएंगे। यदि आप 10th का एग्जाम नहीं देते, उसका रिजल्ट नहीं देखते, तो क्या आज फिर दोबारा आप मेहनत करते? नहीं करते। तो इसीलिए बिजनेस में अकाउंटिंग बहुत ही जरूरी है। बिजनेस को चलाने के लिए, शोरगुल नहीं, बिजनेस को चलाने के लिए आपको टर्म से अकाउंटिंग करना होता है कि इस ईयर में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। आज मान लीजिए हमें अगर 2 लाख प्रॉफिट हुआ है, तो अगर अकाउंटिंग नहीं करते तो पता नहीं चल पाता कितना प्रॉफिट हुआ है।
जैसे पढ़ाई में एग्जाम नहीं दिए तो पता नहीं चला, एक ही बार 10th में आए, जो शुरू से पढ़ाई के प्रति चेष्टा रखे वो अच्छा नंबर आ गया, जो पढ़ाई के प्रति चेष्टा नहीं रखे वो फेल किए या थर्ड किए, तब जा करके उनको आँख खुलता है, ओ इसे तो पढ़ना पड़ता है ना, पढ़ेंगे तभी नंबर आएगा, बिना पढ़ने नंबर नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से बिजनेस में अकाउंटिंग जब करते थे, इस साल जो प्रॉफिट हुआ, जो नुकसान हुआ, वो हमें पता चल गया, तो उससे डिफरेंस अगले साल के वित्तीय वर्ष जो होता है उसमें करना चाहते हैं। अगले फाइनेंशियल ईयर में आप इससे कुछ डिफरेंस करना चाहते हैं, जो कुछ नया हो जाए। बिजनेस में जो 2 लाख आज प्रॉफिट हुआ है, इससे ज्यादा प्रॉफिट हमें अगले साल मिलना चाहिए, इसीलिए बिजनेस में हम अकाउंटिंग करते हैं। तो ये अकाउंटिंग देख लिए। अब अकाउंटिंग करने का जरिया क्या क्या होता है, अकाउंटिंग किया क्यों जाता है, तो अकाउंटिंग के यूजर कितने होते हैं। आप जो अकाउंटिंग करते हैं उसका रिजल्ट देखते कौन है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो रिजल्ट हमारे माता पिता देखते हैं, रिलेशन के लोग देखते हैं ना, जॉब के लिए अप्लाई जब करते हैं तो वहां देखा जाता है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितने टैलेंट है, वो कहाँ लिखा रहता है, आपके माथे पे लिखा रहता है नहीं, आपके मार्कशीट में लिखा हुआ है कि कितना टैलेंट है। आपको जो नंबर मिला है उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यूअर वो तय करते हैं कि इसके पास कितना टैलेंट है, तो उससे आप तय कर पाते हैं कि क्या टैलेंट है। ठीक इसी प्रकार से बिजनेस में जो अकाउंटिंग करते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज कौन कौन करते हैं, यूजर इसके होते हैं। बिजनेस के अकाउंटिंग को यूज करने वाले यूजर्स 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट यूजर, 2 प्रकार के अकाउंट यूजर होते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी। तो ये आप देख रहे हैं 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट यूजर, पहला इंटरनल यूजर और दूसरा एक्सटर्नल यूजर। अब बिजनेस के 2 यूजर हो गए, सबसे पहला इंटरनल यूजर और दूसरा एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन होंगे और एक्सटर्नल यूजर कौन होंगे। तो इंटरनल यूजर में 2 व्यक्ति आते हैं जो उस बिजनेस के अंदर के व्यक्ति हैं, ऑनर और मैनेजर, जो उस बिजनेस को चलाने के लिए है, उसका सुपरवाइजर। ऑनर और मैनेजर ये हो गए इंटरनल यूजर। अब इंटरनल यूजर का क्या भूमिका है उसमें, इस चीज को देखते हैं। Owner are the person who contribute capital in the business and ultimately responsible to bear all risk associated with the business। अब ऑनर कौन होते हैं, तो ऑनर के बारे में बता रहा है यहाँ पर कि ऑनर आर द पर्सन, ऑनर भी एक व्यक्ति है, हु कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेस, जो बिजनेस में कैपिटल देने का काम करते हैं। कैपिटल मीन्स पूंजी। आप बचपन में सीखे होंगे कैपिटल एबीसी, स्मॉल एबीसीडी, कैपिटल एबीसीडी और स्मॉल एबीसीडी में यहां पर जो कैपिटल हम लिखे हैं ये बिजनेस के लिए है। बचपन में भी आप यही कैपिटल लिखते थे, ऐसे ही कैपिटल, स्पेलिंग यही होता है। उसमें कहते थे कि बड़ा एबीसीडी, यहां पर कैपिटल का मतलब पूंजी होता है। तो देखें, जो बिजनेस में पूंजी देने का काम करते हैं एंड अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू बियर ऑल रिस्क, और उस बिजनेस में जो भी रिस्पॉन्स बनता है, जो भी रिस्क होता है, उस सभी को सहन करने के लिए, जोखिम उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं।
एसोसिएटेड विद द बिजनेस, बिजनेस के साथ। मतलब बिजनेस में कोई भी घटना घटेगा, वो जो भी पूंजी दे रहे हैं 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़, जो भी बिजनेस में पूंजी लगाए, बिजनेस में नुकसान हो या प्रॉफिट हो, या कभी फैक्ट्री में आग लग गया, फैक्ट्री में कोई मजदूर एक्सीडेंट होकर के मर गया, कोई गाड़ी से सामान कहीं जा रहा था, वो गाड़ी पुलिस पकड़ लिया, दारू मिल गया उसमें। मतलब किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिस्क हमेशा उनके पास होता है। जो ऑनर होते हैं, जो ऑनर होते हैं उनके पास हमेशा सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो कैपिटल देते हैं। ये तो था ऑनर के लिए। अब कहता है मैनेजमेंट, उस बिजनेस को चलाने के लिए कि मैनेजमेंट होते व्यवस्थापक, उस सब का व्यवस्था कौन कौन करते हैं चलाने के लिए। मालिक तो पूंजी दे के चले गए, कैपिटल दे के चले गए, वो कैपिटल दे दिए, अब चलाना कैसे है वो तो मैनेजर को सोचना है। जैसे एक बैंक है, उस बैंक का ऑनर एज ए मैनेजर होता है, मालिक तो कोई और है, लेकिन उस बैंक को चलाना कैसे है, उस बैंक में अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है या लोन बांटना है या उसे कलेक्शन करना है, कुछ भी काम करना है, उसका मालिक एज ए मैनेजर होता है। कुछ भी उसका होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस समय के लिए मैनेजर ही उसका दायित्व सर निभाते हैं। ऑनर तो बाद में है, ऑनर तो मैनेजर से हिसाब लेगा, कस्टमर से हिसाब नहीं लेगा, कस्टमर से हिसाब मैनेजर लेंगे। उनको चलाना है, वो उनको एक ब्रांच मिल चुका है, उनको चलाना है। अब क्या कैसे हो रहा है उस ब्रांच में, कभी लाइट इशू आ गया, वो ठीक करवाए जाएंगे, उसका हिसाब ही मैनेजर को ही रखना है। और भी कुछ कहीं हो रहा है, उसका सारा मेंटेनेंस वही रखेंगे। तो ये था ऑनर के लिए। अब देखते हैं मैनेजर कहता है मैनेजमेंट में कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैनेजर को एज ए उस ब्रांच का डायरेक्टर भी कहा जा सकता है। मैनेजर्स एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेज, मैनेजर के साथ साथ और भी अधिकारी ऑफिसर होते हैं जो उस बिजनेस के साथ जुड़े रहते हैं। दे नीड द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उनको अकाउंटिंग की सूचना की आवश्यकता होती है। कॉस्ट ऑफ सेल, कि कोई भी प्रोडक्ट हम सेल करते हैं वो किस कॉस्ट में सेल करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेज फॉर प्लानिंग। अब यहां पर जो हम सामान सेल करेंगे वो किस कॉस्ट पर सेल करें जो हमको प्रॉफिट होगा, बिजनेस को प्रॉफिट होगा। लोन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें जो हमें इंटरेस्ट अधिक से अधिक मिले और प्रॉफिट हो, कलेक्शन ज्यादा हो, उसका रिकवरी उसका ज्यादा से ज्यादा हो पाए। ठीक उसी प्रकार से यहां भी है एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेज फॉर प्लानिंग, और उसमें जो समस्या होती है उसको सॉल्व करने का प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग मतलब योजना बनाते हैं। आप भी यहाँ कुछ प्लान बना के आए हैं, सुबह उठे आपका प्लानिंग क्या था, कोचिंग जाना है आज, तो उस यहाँ आने के लिए आपको क्या क्या काम करना पड़ा, ये एक प्लानिंग हो गया, योजना बनाए। कल भाभी के यहाँ जाना है तो अभी एक प्लानिंग हो गया, वहां जाना है और क्या क्या करना है वो भी आप योजना बना लिए, प्लानिंग कर लिए, पहले ही फोन से बात कर लिए, योजना बन गया, प्लानिंग बन गया। कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या कैसे करना है, सब आप प्लानिंग कर लेते हैं, ये योजना बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से बिजनेस में एक प्लानिंग करना होता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ये काम मैनेजर का होता है, या जो मैनेजमेंटर है उनका काम होता है, जो व्यवस्थापक है उनका काम होता है, जो डायरेक्टर है उनका काम होता है,
कि कैसे हमें चलाना है इस चीज को। किसी कंपनी का डायरेक्टर उस कंपनी को चलाने का काम करे, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो गया, ऐसा बहुत सारा कंपनी है। उस कंपनी में कैसे ग्रो होगा वो डायरेक्टर उसके बारे में सोचते हैं। कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग, उस सही प्लान के साथ साथ बिजनेस को कंट्रोल करते हैं और कोई भी घटनाएं घटता है उसके लिए डिसीजन लेने के लिए तैयार होते हैं हमेशा। फॉर एग्जाम्पल सर्किल ऑफिसर सीओ जो अंचल के अधिकारी होते हैं, बीडीओ साहब, डीएम हो गए, एसडीओ हो गए, यहाँ क्या सरकार चलाने आता है? कहीं कुछ हुआ तो क्या होता है, यहाँ के अधिकारी वहां पे आते हैं, क्योंकि सरकार उनको पावर दे के रखा है कि कुछ भी हो रहा है तो वहां का डिसीजन लेने वाले आप हैं। आप हमें उसके बारे में बताइए, लेकिन डिसीजन लेना आपको है। कहीं कोई भगदड़ हुआ, कहीं कोई कुछ हो गया तो उसको कंट्रोलिंग करना आपका काम है। वहां पर डीएम पहुंचते हैं, एसडीओ पहुंचते हैं, एसपी पहुंचते हैं, क्या सरकार तो पहुंचता है कंट्रोल करने के लिए? नहीं पहुंचता है, तो वो पावर दे के रखा है। ठीक इसी प्रकार से जो बिजनेस के अकाउंटिंग यूजर होते हैं इंटरनल, वो ऑनर होते हैं और मैनेजर होते हैं, जिसको मैनेजमेंट कहा जाता है। तो ऑनर क्या करते हैं, उनको पावर दे के रखे होते हैं कि आपको सामान किस रेट पर सेल करना है, ये आपको तय करना है। जैसे आपको बताए थे पहले भी कि एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो सेट किया जाता है। अब कपड़ा की बात तो नहीं करेंगे, कपड़ा में हर दुकान में ही चेंज होता है एमआरपी, ठीक है। अब मान लीजिए इस होलसेल खरीद कर वहां ले गए तो वो अपना एमआरपी चढ़ा दिए, उस टैग को हटा दिए। अब दूसरा दुकान से वहां से कोई ले गए आगे तो आपका टैग हटा के वो अपना टैग लगा दिए। तो कपड़ा की बात नहीं करेंगे, बाकी जो एमआरपी पहले से प्राइस उस पर लिस्टेड किया गया होता है, जो प्रिंटेड रहता है उसको चेंज तो नहीं करते हैं। जैसे पैकिंग पे ऑयल का पैकिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर्चून का मान लीजिए, उसमें तो नहीं चेंजिंग करेंगे, पन्नी काट को हटा तो नहीं देंगे उसमें वहां से। तो वो एमआरपी जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस फिक्स किया जाता है, तो फैक्ट्री में सामान बनकर किस रेट पर तैयार हुआ और हम जो आगे सामान बेच रहे हैं, हमारा फैक्ट्री है, हम डिस्ट्रीब्यूटर को सामान दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर तक सामान पहुंचेगा और वो किस रेट में बेचे, जो हमको तो प्रॉफिट देगा ही देगा, उसको भी प्रॉफिट हो। और उसी बीच में फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर तक सामान पहुंचाने के लिए ट्रक का उपयोग किया गया है, उसका किराया भी उसी में एडजस्ट हो जाए। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के बाद उसी सामान के बेचने के लिए बीच में 4-5 होलसेलर वाले भी आ जाते हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ बगल में है, यहाँ से सामान उठाकर किसी और दुकान में ले गए जहाँ होलसेलर है, वहाँ खुदरा बेचेगा। उससे भी छोटा होलसेलर वहाँ से उठा के ले जाएगा, सामान को बेचेगा। तो ये एमआरपी जो फिक्स किया जाता है, जिसको कहते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट, इसके लिए एमबीए का कोर्स किया जाता है। लेकिन घबराना नहीं है, आप लोग के यहाँ हम सब कुछ सिखाएंगे, सिर्फ एमबीए का सर्टिफिकेट नहीं देंगे, एमबीए तक का काम सिखाएंगे। जो चार्टर अकाउंट सीए होता है, आप इस अकाउंटिंग में सीए तक का काम सीखेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश सीए का सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे। तो हम यहाँ पर देखें क्या, अकाउंट के यूजर कितने हो गए? 2। कौन कौन से है? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर कौन कौन हो गए? ऑनर और मैनेजर। एज ए डायरेक्टर कहेंगे उसे, एज ए डायरेक्टर कहेंगे। तो ये ऑनर हो गए और मैनेजर हो गए। तो अकाउंटिंग का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? तो अभी हम 2 चीज सिर्फ देखे हैं कि 2 व्यक्ति यूज करने वाले हो गए इंटरनल में, ऑनर और मैनेजर, एज ए डायरेक्टर या फिर और भी ऑफिसर हो सकते हैं इसमें। तो ये बिजनेस के अंदर के व्यक्ति हो गए। अब हम लोग देखेंगे अगले क्लास में एक्सटर्नल यूजर, कि बिजनेस के एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं। पहले हम लोग यूजर के बारे में देखेंगे, उसके बाद जो हम बताए थे कि द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, बिजनेस में जो हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे सारा, वो रिकॉर्डिंग करने का कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। कभी जैसे बताए
कि घटना हुआ या ट्रांजैक्शन हुआ। जैसे गाड़ी से कहीं गए, गिर गए, तो घटना हुआ या ट्रांजैक्शन हुआ, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसी को डिसाइड कर पाएंगे कि ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है या बिजनेस में इवेंट है। ये इसे अभी हम कहेंगे तो 99% ट्रांजैक्शन हो गया बिजनेस का, 99% बिजनेस का ट्रांजैक्शन है। लेकिन आप कहेंगे तो घटना घट गया, इवेंट हो गया। तो ये ट्रांजैक्शन कैसे होगा, हम लोग इसको कॉन्सेप्ट में देखेंगे, प्रूफ करेंगे इसे, और रियली मुझसे हम सॉल्व भी करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन हुआ कैसे। आखिर बिजनेस में से बहुत सारी घटनाएं घटते रहते हैं, और कुछ उसमें ऐसा ही सेम कंडीशन होगा जहां पर वो ट्रांजैक्शन ना होकर के इवेंट हो जाएगा, लेकिन आपको लगेगा कि ट्रांजैक्शन है ये। तो जो ट्रांजैक्शन लग रहा है वो इवेंट हो रहा है, और जो इवेंट लग रहा है वो ट्रांजैक्शन हो जाता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, रूल्स क्या है बिजनेस में लिखने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू अकाउंट के सामने देखेंगे कैसे होता है।